हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं संजय एसएम साइंस मैथ्स इस मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। ये जो 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखो, इसमें हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज फर्स्ट से एंड तक करेंगे। सब क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन जो भी रहेंगे एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हु शुड आई पेयर विथ। हु शुड आई पेयर विथ मतलब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप्स दिए हैं, तो ग्रुप ए को किसके, ग्रुप बी में किसके साथ पेयर करेंगे, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। हेल्दी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अगर देखेंगे तो कितना होता है, इट इज़ हेल्दी ह्यूमन बॉडी। अगर इसका टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहीट। ये फ़ारेनहीट में दिया है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम 3 यूनिट्स यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और फ़ारेनहीट। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहीट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहीट, 212 फ़ारेनहीट होता है। रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर नियरली 20 डिग्री 23 डिग्री ऐसा कुछ रहेगा। इट इज़ नॉट फिक्स एंड देयरफॉर यहाँ पे जो दिया है इट इज़ कंसिडर एज 23 डिग्री सेल्सियस, और वही केल्विन में होता है 296 केल्विन, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन प्लस 273 केल्विन प्लस 23 करेंगे तो ये आएगा 296 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज हो जाता है या फिर लिक्विड का सॉलिड बन जाता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को वाटर सॉलिड का, सॉरी लिक्विड का सॉलिड बन जाता है, तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ये रहेगा। वही आंसर्स यहाँ पे नीचे भी दिए हैं, वही हम फिर से देखते हैं। देखो क्या दिया है सॉल्यूशन इसका। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है 98.6 फ़ारेनहीट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 212 फ़ारेनहीट। रूम टेम्परेचर कितना है 296 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ। यहाँ पे कौन ट्रूथ बता रहा है ये हमें बताना है। हु इज़ टेलिंग द ट्रूथ। The temperature of a substance is measured in joule. The temperature of a substance is measured in joule. This sentence A ऐसा दिया है, तो यहाँ पे लिखा है sentence A is lying as heat energy is measured in joule. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था कि या टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टेम्परेचर, सब कौन से भी सब्सटेंस का टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, जूल में, ऐसा ये दिया है। ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस झूठ बोल रहा है, या फिर ये जो सेंटेंस है ए इज़ lying because temperature is not measured in joule but heat energy, या फिर heat is measured in joules, therefore ये गलत है। जूल में नहीं मेजर करते हैं, टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन या फिर डिग्री फ़ारेनहीट। ये अगर होता तो इनमें से कुछ भी होता तो ये आंसर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें से ही बी है, हीट फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट अ लोअर टेम्परेचर। ये सही रहेगा, क्योंकि जो भी हीट है, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट अ लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम द पॉइंट एट हायर टेम्परेचर टू द पॉइंट एट अ लोअर टेम्परेचर। जिस पॉइंट में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा वहाँ से हीट कहाँ फ्लो होते हैं, जिस पॉइंट पे लोअर टेम्परेचर रहेगा। सो द सेंटेंस बी इज टेलिंग द ट्रूथ, एज हीट फ्लोज फ्रॉम
an object at a higher temperature to an object at a lower temperature। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जूल इज अ यूनिट ऑफ हीट। जूल किसका यूनिट है? जूल इज अ यूनिट ऑफ हीट। ये हमने पहले ही देखा, पहला जो सेंटेंस था उसमें ही दिया था टेम्परेचर इज मेजर्ड इन जूल, बट हमने क्या बोला उधर? हीट इज मेजर्ड इन जूल। सो सेंटेंस सी इज टेलिंग द ट्रूथ एज जूल इज द यूनिट ऑफ हीट। ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, हीटिंग की वजह से ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा दिया है। तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हीट करने की वजह से ऑब्जेक्ट एक्सपांड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सो सेंटेंस डी इज लाइंग एज ऑब्जेक्ट एक्सपांड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एटम ऑफ अ सॉलिड आर फ्री। सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में द एटम्स आर वेरी क्लोजली विथ ईच अदर, दे आर वेरी क्लोजली पैक। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस गलत रहेगा। एटम्स फ्री होते हैं सॉलिड में, ऐसा बोला है। सेंटेंस ई इज लाइंग एज एटम ऑफ अ सॉलिड आर क्लोजली पैक बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। वो बहुत ही क्लोज होते हैं, डिस्टेंस फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स बिटवीन द एटम्स ऑफ अ सॉलिड is very strong and therefore they are closely packed। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम इन हॉट ऑब्जेक्ट इज लेस देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम इन अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस क्या रहेगा? यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये होता है टेम्परेचर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होता है हीट। दोनों के बीच में डिफरेंस हम बताते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन हॉट ऑब्जेक्ट इज लेस वर्ड यूज किया है, तो ये लेस नहीं रहेगा, इज मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस एफ इज लाइंग एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम इन हॉट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन या मोर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू विल फाइंड इफ यू सर्च मतलब फिल करना है, जो ब्लैंक दिया है उसमें फिल करना है। क्या दिया है? थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, थर्मामीटर किस इसलिए यूज करते हैं? टू मेजर द टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर आंसर रहेगा। द एपरेटस यूज टू मेजर हीट इज कॉल्ड, जो भी एपरेटस हीट मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसको बोला था कैलोरीमीटर। तो ये आंसर रहेगा कैलोरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, उसमें से ही टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डैश काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम इन द सब्सटेंस। टेम्परेचर जो है वो क्या किसका मेजर होता है? इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। सो द आंसर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर फेल करेंगे हम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। उसके ऑपोजिट यहाँ पे दिया है द हीट कंटेन इन अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ, हीट कंटेन जो होता है वो कैसे मेजर करते हैं? इट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम मेजर करेंगे तो किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी बॉडी का हमें हीट मिलती है, लेकिन वही सब पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक मेजर करेंगे तो वो हमें मिल जाता है टेम्परेचर। तो ये आंसर रहेगा। यहाँ पे आंसर जो है यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा, ये आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन है टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो, निशिगंधा kept a vessel containing all ingredients for making tea in a solar cooker. Shivani kept a similar vessel on a stove whose tea will be the ready first and why? निशिगंधा है, निशिगंधा ने क्या किया, जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जो भी सामान लगता है चाय बनाने के लिए, वो सब लिया वेसल कंटेन में, एक वेसल में लिया और उसको सोलर कुकर में रखा। किस में रखा? सोलर कुकर में। शिवानी ने वही कंटेंट लिए लेकिन उसने स्टोव पे रखा। तो किसकी चाय जल्दी बनेगी और क्यों? ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है देखो, शिवानीज टी विल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। शिवानी की जो टी है वो पहले बन जाएगी। क्यों? इसका रीजन देखो, इन शिवानीज केस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लेम इन कॉन्टैक्ट विद द वेसल इज हाई ड्यू टू विच द फ्लो ऑफ हीट विल बी फास्टर।
जो शिवानी के केस में है, स्टोव पे जो भी वेसल रखा है उसमें क्या होगा, जो कांटेक्ट है, फ्लेम का कांटेक्ट है विद द वेसल, ये हाई है, ज़्यादा है, और उसकी वजह से हीट जल्दी फ्लो होगी और फास्टर हीट फ्लो होगी एक जगह से दूसरी जगह। दस टाइम टेकन बाय द टी टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे टी बनेगी वो बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर बहुत जल्दी आ जाएगा उधर तक। हेंस टी विल बी प्रिपेयर्ड फास्ट। In case of Nishigandha, the intensity of radiation reaching the vessel is not as high as compared to the stove's flame. जो निशिगंधा के केस में हम देखते हैं उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, जो भी इंटेंसिटी है, जो भी रेडिएशन वेसल तक आते हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम है एज कम्पेयर टू द स्टोव फ्लेम। जो भी स्टोव की फ्लेम है उससे उनके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ही स्लो है, सॉरी बहुत ही लो है। दस द फ्लो ऑफ हीट विल बी स्लोअर इन द केस ड्यू टू विच मोर टाइम विल बी टेकन टू रीच बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ टी, हेंस टी विल बी प्रिपेयर्ड एट द स्लोअर रेट। और उसके उल्टा जो भी शिवानी के केस में हो रहा है उसके उल्टा यहाँ पे निशिगंधा के केस में होगा। सो द शिवानीज टी विल बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, राइट ब्रीफ आंसर, राइट ब्रीफ आंसर में ब्रीफ आंसर्स देने हैं। ब्रीफ आंसर में फर्स्ट क्या है देखो, ये फर्स्ट है, डिस्क्राइब अ क्लिनिकल थर्मामीटर, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी। जो भी हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं लेबोरेटरी, इसका और क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है वो हम पहले बताएंगे, और क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर उनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड इन होम्स। वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, होम्स में जो भी हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर उसको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। इट हैज़ ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड एंड अदर एंड क्लोज। उसकी जो एक साइड है वहाँ पर एक बल्ब होता है और दूसरी जो साइड होते हैं वो एक क्लोज्ड साइड होते हैं। दिस बल्ब एंड सम पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विथ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। ये जो ट्यूब होते हैं थर्मोमीटर के अंदर वो किससे फिल किए रहते हैं, थर्मोमेट्रिक लिक्विड से, जैसे कि मर्क्यूरी, सच एज मर्क्यूरी और अल्कोहल। जो भी थर्मोमेट्रिक लिक्विड से, थर्मोमेट्रिक लिक्विड मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उनका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा। ऐसे थर्मोमेट्रिक लिक्विड्स जैसे कि मर्क्यूरी है, अल्कोहल, ऐसे उस थर्मामीटर में भरे हुए रहते हैं। द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज़ वैक्यूम इन इट। और जो भी ट्यूब रहेगी, जो भी बचे हुए ट्यूब रहेगी, जो भी वॉल्यूम रहेगा वो खाली रहेगा, उसमें क्या रहेगा, वैक्यूम, मतलब कोई भी एयर ऐसा नहीं रहेगा। देयर इज अ kink near the end of glass tube which prevent the falling back of thermometric liquid once it is removed from the hot body under observation। जहाँ पर ये होता है ग्लास ट्यूब होता है, ग्लास ट्यूब सॉरी जो एंड होता है जहाँ पर ग्लास ट्यूब होता है वहाँ पर ये किंक होता है, क्योंकि अगर एक बार टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, अगर उसको हम वहाँ से हॉट जो भी लिक्विड रहेगा, कुछ भी हम जिसका भी टेम्परेचर मेजर करते हैं उसमें से अगर निकाल दिया तो वो फिर से तुरंत नीचे आ जाएगा। जो भी टेम्परेचर दिखाता रहेगा वो तुरंत नीचे आ जाएगा, और इसके लिए वहाँ पे एक किंक होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका नीचे हमें डायग्राम दिखता है, देखो ये ऐसा उसका डायग्राम है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। इट इज़ बेसिकली यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस। किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमंस। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ टेम्परेचर रेंज ऑफ ओनली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उनकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, नियरली 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं उनकी नियरली 110 डिग्री सेल्सियस तक उनकी रेंज होती है, और माइनस में भी जाएंगे तो -10 ऐसा भी होता है। तो ये है डिफरेंस
क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट आर देयर यूनिट्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, व्हाट आर देयर यूनिट्स। टेम्परेचर और हीट के बीच में डिफरेंस क्या है और उनके यूनिट्स क्या है। देखो मैं पहले बता चुका हूँ टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, वाइल हीट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस। ये एक तो हमें डिफरेंस मिलता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, देखो हीट के बारे में देखेंगे तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस ये एक फॉर्म है एनर्जी का जिससे हमें हॉटनेस और कोल्डनेस ये फील होता है। और टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, एक डिग्री है, मतलब कितना हॉट है कितना कोल्ड है। ये मेजर करने के लिए ये जिसमें मेजर करते हैं उसको बुलाता है टेम्परेचर। तो हीट किस में मेजर करते हैं, हीट इज मेजर्ड इन जूल्स वाइल टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। केल्विन में भी मेजर करते हैं, सेल्सियस में मेजर करते हैं और फ़ारेनहीट में भी मेजर करते हैं। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैलोरीमीटर। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैलोरीमीटर, ड्रॉ द नेसेसरी फिगर। कैलोरीमीटर का कंस्ट्रक्शन जो है एक्सप्लेन करना है और उसकी डायग्राम भी हमें ड्रॉ करनी है, फिगर डायग्राम करना है। तो देखो पहले तो कैलोरीमीटर क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। कैलोरीमीटर उसका सोल्यूशन देखो, उसका आंसर्स देखो क्या है। अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट हीट मेजरमेंट इज कॉल्ड अ कैलोरीमीटर। जो भी डिवाइस हीट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है कैलोरीमीटर। तो उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या क्या कैलोरीमीटर में होता है, कैसे होता है कैलोरीमीटर। देखो तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ द मेटेलिक वेसल एंड अ स्टरर। दे आर मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। ये ऐसा एक मेटेलिक वेसल होता है और उसमें एक स्टरर होता है। ये ऐसे इस तरह से ये दोनों या तो फिर कॉपर से बने होते हैं या तो एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वेसल इज देन केप्ट इनसाइड अ वुडन जैकेट विच कंटेन हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। ये जो वेसल होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, वुडन जैकेट। ये ऐसे वुडन जैकेट होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें ये रखा जाता है ताकि उसकी जो हीट है वो बाहर ना जाए। इसलिए बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर में उसको रखा जाता है, इसलिए वुडन जैकेट या फिर लकड़ी का ये एक बॉक्स रहता है उसमें ये रखा जाता है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द आउटर वुडन जैकेट एक्ट एज द हीट शील्ड। वो हीट शील्ड की तरह काम करता है और क्या करता है, रिड्यूस द हीट लॉस फ्रॉम द इनर वेसल। ये हीट लॉस, जो भी हीट लॉस होगी उसको रिड्यूस करने का काम करता है, इसलिए वुडन जैकेट यूज़ किया जाता है। द आउटर जैकेट हैज़ एन ओपनिंग थ्रू विच अ मर्क्यूरी थर्मामीटर इज इंसर्टेड इनटू द कैलोरीमीटर। ये जो वुडन जैकेट होता है यहाँ पे ये इस तरह से ये ऐसा होता है और यहाँ पर कुछ एक होल रहता है और एक ओपनिंग होती है जहाँ से हम थर्मामीटर इंसर्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ये देखो इस तरह से उसका कैलोरीमीटर का कुछ डायग्राम रहेगी। यहाँ पे स्टरर दिखाया है, ये स्टरर है। ये जो डायग्राम है ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये एडवांस कैलोरीमीटर ऐसा हम बोल सकते हैं। सिंपल की बात करेंगे तो ये ऐसा कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम का वेसल होता है, उसमें हम स्टरर डालेंगे और ये वेसल है उसको हम वुडन बॉक्स में डालेंगे और उसको पैक करके यहाँ से एक थर्मामीटर डालेंगे। ये सिंपल होता है, ये सिंपल ऐसे कैलोरीमीटर होता है। यहाँ पे जो दिखाया है ये कॉम्प्लिकेटेड है या फिर एडवांस कैलोरीमीटर है ऐसा हम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ब्रीफ आंसर्स में ये और एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई रेल्स हैव गैप एट द स्पेसिफिक डिस्टेंस। रेल्स को गैप क्यों होते हैं, स्पेसिफिक डिस्टेंस पे जो गैप होते हैं वो क्यों होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। देखो उसका आंसर क्या है, ऑल सॉलिड एक्सपांड ऑन हीटिंग। जितने भी सॉलिड्स है वो एक्सपांड होते हैं हीट करने के बाद। एज रेल्स आर मेड ऑफ द स्टील, वो स्टील की बनी होती है। जो रेल्स होती है वो किससे बनी होती है, स्टील से बनी होती है। दे इज ऑल्सो एक्सपांड इन समर एंड कॉन्ट्रैक्ट इन द
विंटर। जब समर होता है तब वो एक्सपांड हो जाते हैं और जब विंटर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो जो भी स्टील यूज़ किए होते हैं, this expansion and contraction can cause shagging and bending of the rail which could derail the train running on them। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन रेल्स का हुआ तो क्या होगा, जो रेल्स है वो बेंड भी हो सकते हैं या फिर शैग भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से जो रेल्स है वो रेल्स नीचे गिर सकते हैं, जो पटरी होती है पटरी के ऊपर से नीचे जा सकती है। Thus, the rails have been provided with the gaps at the specific distance so as to prevent this bending of the rails. The space gets closer in summer and wider in winter। स्पेस रखने के वजह से, गैप रेल्स के बीच में गैप रखने की वजह से क्या होगा, जब एक्सपांशन होगा तब जो स्पेसेस है उनके बीच में स्पेसेस वो कम हो जाएगा, और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो गैप है वो बढ़ जाएगा, और इस वजह से वो गैप रखे जाते हैं। अगर गैप नहीं रखा तो एक्सपांशन होने की वजह से जो रेल्स होती है वो बेंड भी हो सकती है, और इसलिए स्पेसिफिक डिस्टेंस पे गैप रखना पड़ता है। तो ये रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला द एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड गैस। एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड गैस। एक्सपांशन कोएफिशिएंट क्या होता है लिक्विड और गैस का, ये हमें एक्सप्लेन करना है विद बाय गिविंग द फॉर्मूला। देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर दिया है, देखो V2 इज इक्वल्स टू V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ये एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा होता है, चेंज इन वॉल्यूम। V का मतलब है वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम ऐसे हम लिखेंगे। इनिशियल वॉल्यूम सपोज V1 है, जब गैस एक्सपांड होता है या फिर लिक्विड एक्सपांड होता है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से सपोज हम कंसिडर करते हैं इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो चेंज इन वॉल्यूम ये ऐसा आएगा। और यहाँ से हमें ये रिलेशन ऐसा मिलता है, दिस चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज V1 इनिशियल वॉल्यूम, एंड चेंज इन द टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर चेंज होगा उसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये पूरा सोल्व करने के बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमें निकाल देना है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट पुट किया जाता है, इट इज़ इक्वल्स टू करके हम लिखेंगे, और जो कांस्टेंट पुट किया है वो क्या है, बीटा V1 डेल्टा टी। ये इस तरह से कुछ आएगा, जिसको जो बीटा है वो क्या रहेगा, कोएफिशिएंट, एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड एंड गैस। तो ये इस तरह से हमें इक्वेशन मिलता है। ये पूरा सोल्व करेंगे, ये जो V1 है इस साइड लेके जाएंगे और यहाँ से V1 कॉमन निकालेंगे, तो V2 इज इक्वल्स टू V1 इन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इस तरह से कुछ मिलेगा। या फिर बीटा इज इक्वल्स टू उधर से बीटा इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V1 इन ये ब्रैकेट में रहेगा, और 1 अपॉन डेल्टा टी। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन से दैट, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो क्या हमें मिलता है, the volumetric expansion coefficient of liquid beta is defined as the fractional change in the volume of a liquid per degree Celsius or Kelvin change in the temperature। The volumetric expansion of coefficient of liquid is defined as the fractional change in the volume of a liquid per degree change in the Celsius or change in the temperature। और फिर दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं, the volumetric expansion coefficient of liquid is defined as fractional change in the volume of a gas per degree Celsius or Kelvin change in the temperature at a constant pressure। So beta is the constant pressure volumetric expansion coefficient in case of gas। तो ये हमें डेफिनेशन यहाँ से मिलती है बीटा की। बीटा क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पर राइज इन द टेम्परेचर, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है, कोएफिशिएंट वॉल्यूमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सोल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स
what must be the temperature in Fahrenheit, what must be the temperature in Fahrenheit so that it will be twice at its value in the Celsius। टेम्परेचर फ़ारेनहीट में क्या होना चाहिए ताकि जो सेल्सियस में टेम्परेचर रहेगा वो उसका उसके डबल होगा, ट्वाइस इसका होगा, 2 टाइम्स होगा। तो हम कंसीडर करेंगे लेट टेम्परेचर इन सेल्सियस बी टी, टेम्परेचर जो है सेल्सियस में कितना है टी। सो द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट ये क्या रहेगा 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर पूछा है 2 टाइम्स क्या दिया है टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट कितना रहेगा, सो दैट इट विल बी ट्वाइस इट्स वैल्यू इन द सेल्सियस। सो द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट हमें 2 टाइम्स टी मिलेगा। और रिलेशन हमें पता है, अगर टेम्परेचर दिया है सेल्सियस में और फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से उसका रिलेशन है। टेम्परेचर इस तरह से भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आगे लिखा है 32, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो फ़ारेनहीट में टेम्परेचर हमें दिया है 2 टाइम्स टी आएगा। और यहाँ पर अगर ये हम सॉल्व करेंगे, ये उस साइड लेके जाएंगे, उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये इस तरह से कुछ आएगा। देखो ये इस तरह से कुछ आएगा, ये उस साइड जाके माइनस होगा, मतलब 10t माइनस 9t डिवाइड बाय 5 आएगा। तो ये आएगा 1/5t, 1/5t इज इक्वल्स टू 32। और ये 5 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब 32 को मल्टीप्लाई होगा तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये आएगा 160। तो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब उसका जो टेम्परेचर है फ़ारेनहीट में वो उसके 2 टाइम्स रहेगा। तो ये इतना ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट 2T इज़, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट 2T इज़ क्या दिया है, देखो 320 फ़ारेनहीट क्या रहेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट 2T। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मिला 160, तो फ़ारेनहीट में कितना मिलेगा 320 फ़ारेनहीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रिज इज मेड अप ऑफ 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। ब्रिज किससे बना है, अ ब्रिज इज मेड ऑफ 20 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रॉड इज 0.4 सेंटीमीटर। अप टू व्हाट टेम्परेचर विल बी द ब्रिज बी इन अ गुड शेप। ब्रिज जो बना है वो 20 मीटर लॉन्ग रोड से बना है, 2 रोड से, एट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है रोड्स का, तब उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0.4 सेंटीमीटर है। अप टू व्हाट टेम्परेचर विल बी द ब्रिज बी इन द गुड शेप, कितने टेम्परेचर तक वो जो ब्रिज है वो अच्छा रहेगा, गुड शेप में रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सपांशन होगा और एक्सपांशन की वजह से वो बेंड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कितने टेम्परेचर तक वो गुड शेप में रहेगा, तो हमें टेम्परेचर निकालना है। तो दिया क्या है, लेंथ ऑफ रोड दिया है 20 मीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमें दिया है, या तो फिर ये मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये रहेगा 20 मीटर इज इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर की, तो 18 डिग्री सेल्सियस पे 2000 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी एट 18 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 रोड कितना दिया है 0.4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 रोड कितना है 0.4 सेंटीमीटर। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ रोड ऑफ आयरन ये होता है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, 11.5 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमें बुक में से लेना पड़ेगा, उसकी वैल्यू टेबल के फॉर्म में दिए है सब मेटल्स की, जितने भी मेटल्स दिए रहेंगे उसमें से हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, या तो फिर अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये वैल्यू ऑलरेडी दी रहेगी, नहीं तो इतना हम बाय हार्ट नहीं कर सकते। सो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ आयरन ये दिया है। द ब्रिज विल बी इन द गुड कंडीशन टिल बोथ द रोड एक्सपांड बाय 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर तक ये अगर एक्सपांड होते हैं तब तक ये जो
रोड रहेंगे या फिर ये आयन रहेंगे या फिर ये ब्रेज रहेगा, वो गुड कंडीशन में रहेगा, क्योंकि एक्सपांशन डबल करेंगे तो 0.4 तक हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर तक ये अच्छे रहेंगे. एज टेम्परेचर इज इंक्रीज, लेट at temperature T both the rod expand by 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज टोटल एक्सपांशन इज 0.4. अगर दो रोड एक्सपांड हो रहे हैं 0.2 सेंटीमीटर से तो टोटल एक्सपांशन कितना आएगा 0.4 सेंटीमीटर, उसका डबल होगा. यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द लीनियर एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, सो ये जो लीनियर एक्सपांशन है उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये यहाँ पर दिया है. चेंज इन द लेंथ, जैसे हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के लिए किया वैसे सेम इसका भी फॉर्मूला है. चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इट इज इक्वल्स टू अल्फा लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड के लिए हम ये यूज़ करते हैं अल्फा इंटू डेल्टा टी. तो चेंज इन लेंथ हमें मिलते हैं, चेंज इन लेंथ कितने दे है 0.4 और ओरिजिनल लेंथ कितने है 2000, इट इज़ इक्वल्स टू अल्फा 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 18, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं है तो T-18 ऐसा आएगा यहाँ पे T-18. और ये अगर पूरा हम सॉल्व कर देते हैं इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी और ये उस साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड होगा और ये इधर माइनस से उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस होगा. ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमें ये आंसर मिलता है 35.4 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब 35.4 डिग्री सेल्सियस तक वो जो रॉड है वो गुड कंडीशन में रहेगा. उसके आगे अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गुड कंडीशन में नहीं रहेगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये इस तरह से कुछ है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट 15 डिग्री सेल्सियस द हाइट ऑफ इफेल टावर इज 320 मीटर. इफ इट इज मेड अप ऑफ आयन व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द लेंथ इन सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेल्सियस. इफेल टावर की हाइट दी है 15 डिग्री सेल्सियस पे 320 डिग्री सेल्सियस, और ये अगर आयन से बना है तो उसका अगर टेम्परेचर बढ़ता है 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, लेंथ कितनी बढ़ेगी, ये हमें फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन देखो, द हाइट ऑफ इफेल टावर इट इज इक्वल्स टू 320 मीटर में दिया है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 32400, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है. तो 100 सेंटीमीटर अगर होता है तो ये आएगा 32400 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस. 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा, पहले जो मैंने बताया उधर 20 था इसलिए वो 2000 आ रहा था. 20 मीटर बराबर 2000 मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और इसलिए यहाँ पे 320 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो आएगा 32400 सेंटीमीटर एट 15 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयन ये कितना होता है 11.5 इंटू 10⁻⁻6 अभी हमने लिया. चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, चेंज इन टेम्परेचर बाद में टेम्परेचर कितना हो रहा है 30, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमें कितना मिलेगा 15 डिग्री सेल्सियस. बाद में का 30, पहले का 15, तो माइनस करेंगे तो 15 चेंज कितना होगा 15 डिग्री सेल्सियस. तो चेंज इन लेंथ हमें फाइंड करने हैं, कितनी लेंथ चेंज होगी या फिर इंक्रीज इन द लेंथ. यूजिंग द फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमें फिर से यूज़ करना है जो अबाव इक्वेशन में पहले क्वेश्चन में हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला अब इधर भी हम यूज़ करेंगे, और इसी तरह से सॉल्व करना है. देखो यहाँ पे जो पहले में जो फाइंड करना था वो टेम्परेचर फाइंड करना है, इधर हमें जो फाइंड करना है वो चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, इंक्रीज इन द हाइट फाइंड करना है. तो ये रहेगा डेल्टा एल एज इट इज़, और एल ओरिजिनल लेंथ 3240 इट इज़ इक्वल्स टू 11.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 15. ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर डिवाइड है उस साइड आके वो मल्टीप्लाई होगा. ये पूरा अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये आता है 5.6 सेंटीमीटर. तो चेंज इन लेंथ या फिर इंक्रीज इन लेंथ कितना रहेगा 5.6 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, और ये लास्ट का क्वेश्चन है, उसके आगे भी एक क्वेश्चन है. तो ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, टू सब्सटेंस ए एंड बी हैव अ स्पेसिफिक हीट C and 2C respectively. if A and B are given
Q and 4 times Q amount of heat respectively, the change in their temperature is same. Change in the temperature is same is if mass of A is m, what will the mass of B? देखो दोनों का टेम्परेचर सेम चेंज हो रहा है, स्पेसिफिक हीट जो है दोनों सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट, एक की है C, दूसरे की स्पेसिफिक हीट है 2 टाइम्स C, और एक को हीट दी जाती है Q, दूसरे को हीट दी जाती है 4 टाइम्स Q, लेकिन टेम्परेचर जो उनका चेंज होता है वो सेम अमाउंट से चेंज होता है, टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो एक का मास है m, तो दूसरे का मास क्या आएगा ये हमें फाइंड करना है। लेट द मास ऑफ B बी कैपिटल M, लेट द चेंज इन टेम्परेचर बी T फॉर बोथ द बॉडीज A एंड B। हम कंसिडर कर लेंगे दोनों का टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है वो कितना, टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो कितना है T। द अमाउंट ऑफ हीट इन द बॉडी इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन द टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी। फॉर बॉडी ए बॉडी का अगर हम कंसिडर करेंगे तो देखो मास, उसका मास जो है उसका मास कितना है, उसका मास है m, उसका मास है m और स्पेसिफिक हीट है C और टेम्परेचर T है, तो यहाँ से टेम्परेचर मिलेगा T इज इक्वल्स टू Q बाई एम सी, ये उस साइड जाके डिवाइड होगा तो Q डिवाइड बाई एम सी। फॉर बॉडी B दिस हम अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज 4 टाइम्स Q, सो इट इज़ इक्वल्स टू m की m हमने कंसिडर किया है इंटू स्पेसिफिक हीट 2 टाइम्स C दिया है इंटू T, तो यहाँ से m मिलेगा, यहाँ से जो m मिलता है 4Q डिवाइड बाई 2C मल्टीप्लाई बाई T। और ये अगर हम सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलता है T, यहाँ से अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 T इज इक्वल्स टू कितना है Q डिवाइड बाई एम सी, ये इधर पुट करेंगे तो ये 2 जा 4, तो ये 2 और ये Q कैंसिल हो जाएगा, फिर C भी कैंसिल होगा और m इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m मिलेगा। मतलब इस तरह से हमें सॉल्व करना है, 2 टाइम्स m मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सब्सटेंस हैविंग अ मास 3 kg रिसीव 60 कैलोरी ऑफ हीट, 3 kg का सब्सटेंस है रिसीव 600 कैलोरी ऑफ हीट, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस। जब वो उसको हीट मिलते हैं 600 कैलोरी तब उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है। व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, तो स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। लेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस बी C, स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर करते हैं C, और गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस कितना है 3 kg, तो ग्राम में करेंगे तो 3000 ग्राम है, क्योंकि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। हीट गिवन टू द सब्सटेंस कितना है 600 कैलोरी, 600 कैलोरी है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, कितना है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये आएगा 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉडी कितना होता है, ये फॉर्मूला पहले भी हमने देखा है, Q इज इक्वल्स टू m इंटू C इंटू डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर। सो यहाँ से हमें C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई m इंटू T डेल्टा T ऐसा मिलेगा। वैल्यू पुट करने के बाद Q इज इक्वल्स टू 600, m इज इक्वल्स टू 3000 और चेंज इन टेम्परेचर इट इज इक्वल्स टू 10। सॉल्व करेंगे तो 0.02 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से स्पेसिफिक हीट मिलेगी 0.02 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से उसका आंसर रहेगा। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।